नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज भत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। बीए द्वितीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत छठा प्रश्न पत्र, निबंध तथा कथेतर गद्य। इस छठे प्रश्न पत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम इस ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सरदार पूर्ण सिंह का निबंध मजदूरी और प्रेम की चर्चा करने वाले हैं। इस निबंध को देखने से पूर्व हम सरदार पूर्ण सिंह के जीवन परिचय की चर्चा करेंगे। द्वितीय युग के एक श्रेष्ठ तथा सफल निबंधकार के रूप में सरदार पूर्ण सिंह जाने जाते हैं। भारत के सच्चे देशभक्त, शिक्षाविद, अध्यापक, वैज्ञानिक, साथ ही लेखन के क्षेत्र में एक सफल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। वे मूलतः पंजाबी भाषा के कवि रहे हैं। पंजाबी भाषा के साथ साथ अन्य भाषा के क्षेत्र में भी उन्होंने लेखन किया है। सबसे पहले तो पंजाबी कवि और आधुनिक पंजाबी काव्य के संस्थापकों में से प्रमुख सरदार पूर्ण सिंह रहे हैं। साथ ही हिंदी गद्य साहित्य के प्रचारक या प्रसारकों के रूप में उनकी ओर देखा जाता है। तो इस प्रकार हिंदी गद्य साहित्य के प्रचार प्रसारकों में अद्वितीय निबंधकार के रूप में सरदार पूर्ण सिंह की ओर देखा जाता है। उन्होंने हिंदी में भावात्मक एवं लाक्षणिक शैली के अंतर्गत निबंधों की रचना की है। उन्होंने भावात्मक एवं लाक्षणिक शैली के निबंधों की रचना करके इस क्षेत्र में एक नई परंपरा का सूत्रपात किया है। तो इस महान निबंधकार का जन्म 17 फरवरी 1881 ईस्वी में पंजाब के हज़ारा जिले के एबटाबाद के अंतर्गत सलहद गांव में उनका जन्म हुआ है। उनकी माता एक सात्विक और धर्मपरायण महिला थी और उनकी माता के सात्विक और धर्मपरायण जीवन के आदि से जो प्रभाव है वह सरदार पूर्ण सिंह पर देखे जाते हैं। उनके पिता का नाम सरदार करतार सिंह भागर था। वे एक सरकारी कर्मचारी थे। सरदार पूर्ण सिंह अपने माता पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम माया देवी था। सरदार पूर्ण सिंह ने अपनी हाई स्कूल तक की जो शिक्षा है गांव में ही प्राप्त की। हाई स्कूल करने के बाद वे लाहौर चले जाते हैं। लाहौर से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। उसके बाद रसायन शास्त्र का विशेष अध्ययन करने के लिए सरदार पूर्ण सिंह जापान के टोक्यो शहर में जाते हैं। वहाँ इंपीरियल यूनिवर्सिटी में 3 वर्ष रसायन शास्त्र का अध्ययन करते हैं। इस कालखंड में उनकी स्वामी रामतीर्थ से भेंट होती है। स्वामी रामतीर्थ से प्रभावित होकर इस शिक्षा क्षेत्र से वे संन्यास लेते हैं और उन्हीं के साथ वह भारत लौट कर आते हैं। भारत लौटने के बाद उन्होंने अपना विवाह करके अपनी गृहस्थ जीवन
का जो प्रारंभ है वह शुरू करते हैं। उसके बाद देहरादून के फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में नौकरी स्वीकारते हैं। परिस्थिति अच्छी न होने के कारण या परिस्थिति के अनुकूल न होने के कारण कुछ दिनों के बाद नौकरी से वह त्यागपत्र देते हैं। त्यागपत्र के बाद वे ग्वालियर चले आते हैं, परंतु वहाँ भी अधिक दिन तक वह नहीं रहते हैं। ग्वालियर के बाद वो पुनः पंजाब लौट कर आ जाते हैं। पंजाब के जड़ावाला नामक संस्थान पर रहकर वो कृषि कार्य शुरू करते हैं। इस प्रकार सरदार पूर्ण सिंह की मृत्यु उत्तराखंड के देहरादून में 31 मार्च 1931 ईस्वी में 50 वर्ष की आयु में हो जाती है। सरदार पूर्ण सिंह की मातृभाषा पंजाबी रही है, परंतु पंजाबी के साथ साथ अनेक भाषाओं का जो ज्ञान है उन्होंने प्राप्त किया था। सरदार पूर्ण सिंह की मातृभाषा पंजाबी होते हुए भी राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति उनके मन में विशेष आदर था, स्नेह था। इसलिए उन्होंने हिंदी में उच्च कोटि के निबंधों की रचना की है। इन निबंधों के अंतर्गत उन्होंने अपनी जो मौलिक विचारधारा है उसको व्यंजनापूर्ण शैली के अंतर्गत व्यक्त किया है। अपने जीवन में हिंदी में केवल 6 निबंधों की रचना की है। इन निबंधों के कारण वे हिंदी जगत में अमर हो जाते हैं। इतने चर्चित निबंधों की रचना सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा हुई है। सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित जो 6 निबंध हैं वह इस प्रकार के हैं। पहला निबंध मजदूरी और प्रेम, दूसरा है आचरण की सभ्यता, तीसरा निबंध है सच्ची वीरता, चौथा निबंध है कन्यादान, पांचवा निबंध है पवित्रता और छठा निबंध है अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिवटमैन। तो इस प्रकार ये जो निबंध हैं ये सारे निबंध तत्कालीन समय की चर्चित साहित्यिक पत्रिका सरस्वती के अंतर्गत ये सारे निबंध प्रकाशित हो चुके थे। इसी कारण सरदार पूर्ण सिंह हिंदी के जो निबंधकार हैं उसमें अपना एक विशेष स्थान बना पाए हैं। सरदार पूर्ण सिंह ने अपने प्रारंभिक जीवन में ही उर्दू, पंजाबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था। उनकी भाषा में सर्वत्र विशेष प्रकार का जो प्रवाह है वह लक्षित होता हुआ दिखाई देता है। उनकी सबसे अधिक जो रचना है अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत प्रकाशित हो चुकी है। जिस समय वे देहरादून की वन अनुसंधानशाला या फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में वह कार्यरत थे, उसका वहाँ का जो कालखंड है 1907 ईस्वी सन से लेकर 1918 ईस्वी सन तक वे इस वन अनुसंधानशाला के अंतर्गत कार्यरत थे। उस समय उन्होंने अंग्रेजी में वैज्ञानिक विषयों से संबंधित बहुत मात्रा में शोध आलेख लिखे हैं। अंग्रेजी में उनके ये जो लेख हैं वह 50 से भी उसकी संख्या अधिक है और ये सारे के सारे जो लेख हैं वह प्रकाशित हो चुके हैं। उसके साथ ही उन्होंने उर्दू भाषा में स्वामी रामतीर्थ से प्रभावित होने के कारण या उनके संपर्क में आने से स्वामी रामतीर्थ महाराज की जो असली जिंदगी है उस पर आधारित उन्होंने तैराना नज़र नाम से 1906 ईस्वी सन में एक उर्दू में उनकी ये पहली रचना है वो लिखी है। उसके साथ ही पंजाबी भाषा की अर्थात वह उनकी जो मूल भाषा है, मातृभाषा है, वो पंजाबी रही है, जिसके कारण उन्होंने पंजाबी में पर्याप्त मात्रा में लेखन किया है और वह पंजाबी का जो लेखन है बहुत ही सुंदर रहा है। सरदार पूर्ण सिंह के हिंदी साहित्य के अंतर्गत उनका जो निबंध साहित्य है, विशेषकर 6 निबंधों की जब हम समग्रता से बात करते हैं तो सरदार पूर्ण सिंह के इन निबंधों की भाषा शुद्ध रही है।
साहित्यिक खड़ी बोली के अंतर्गत उन्होंने इन निबंधों की रचना की है। उनके साहित्य में अनेक भाषाओं का उन्हें ज्ञान होने से उर्दू, फारसी के साथ साथ अन्य कई भाषा के शब्दों की प्रचुरता हम देख पाते हैं। उनके भाषा के जो विषय हैं, उनकी जो भाषा है वह निबंधों के विषय या निबंधों का जो भाव है उसके अनुकूल परिवर्तित होती हुई दिखाई देती है। उनके लक्षण तथा व्यंजन शब्द शक्तियों का जो चरम उत्कर्ष है उनके हम भाषा के माध्यम से देख सकते हैं। सरदार पूर्ण सिंह की भाषा शुद्ध साहित्यिक रही है और एक भाषा का जो विकसित रूप है हम उनके निबंधों के माध्यम से देख सकते हैं। उनकी जो शैली है अनेक दृष्टियों से वह निजी शैली के अंतर्गत लेखन करते हैं। उनके विचार भावुकता से ओतप्रोत रहे हैं और वे कवित्व की ओर मुड़ते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही उनके निबंधों में कहीं कहीं उन्होंने उपदेश करने का प्रयास किया है। उपदेश करते हुए अर्थात बहुत ही सम्मान के साथ वह व्यवहार करते हैं। उनके निबंधों में भावों की जो गतिशीलता है वह भी देखने को मिलती है। साथ ही उनकी ये जो शैली है भाषा, विषय और भावना के साथ साथ परिवर्तित होती दिखाई देती है। तो इस प्रकार हिंदी के एक समर्थ निबंधकार के रूप में हम सरदार पूर्ण सिंह की ओर देखते हैं। इतना ही नहीं तो हिंदी का जो गद्य साहित्य है, तो इस गद्य साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह ने अपना एक विशिष्ट स्थान निर्माण किया था। सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित ये जो निबंध है वह हिंदी निबंध साहित्य के अंतर्गत अपना एक विशेष स्थान रखता है। उनके महत्वपूर्ण निबंधों में से एक ये निबंध रहा है और इस निबंध में सरदार पूर्ण सिंह क्या करते हैं, किसान और श्रमिकों के प्रति उनके मन में जो आदर है, उनके मन में जो भाव है वह निबंधों के अंतर्गत व्यक्त करते हैं। इतना नहीं तो किसान और श्रमिकों के अंदर वह ईश्वर का एक सच्चा रूप उसका दर्शन करते हैं। इस प्रकार ईश्वर के साथ वह किसान और मजदूरों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार इस निबंध के अंतर्गत किसान तथा श्रमिकों को ईश्वर का सच्चा जो प्रतिनिधि है वह बताने का उनका प्रयास रहा है। साथ ही श्रम की जो प्रतिष्ठा है, उसका जो महत्व है, उन्होंने इस निबंध के माध्यम से व्यक्त किया है। तो इस प्रकार श्रमिकों का ये जो महत्व है उसका प्रतिपादन करते हुए सरदार पूर्ण सिंह ने 8 प्रकार के शीर्षक दिए हैं। इन 8 शीर्षकों के माध्यम से इस निबंध के अंतर्गत किसान तथा श्रमिकों को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए, उनका आदर सम्मान करते हुए, श्रमिकों के प्रति जो श्रम है उसका जो महत्व है वह व्यक्त करते हैं। तो ये जो 8 अलग अलग शीर्षक हैं उसमें पहला है हल चलाने वाले का जीवन, हल चलाने वाले का जीवन। दूसरा शीर्षक है गडरिये का जीवन। तीसरा है मजदूरी, तीसरा है मजदूर और मजदूरी। चौथा है प्रेम और मजदूरी। 5वां है मजदूरी और कला। छठा है मजदूरी और फकीरी। 7वां है समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। और 8वां शीर्षक पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। तो इस प्रकार इन 8 शीर्षकों के माध्यम से श्रमिकों का जो श्रम है उसकी सराहना करते हुए उनकी जो मजदूरी है उसको बढ़ाने की दृष्टि से विचार सरदार पूर्ण सिंह करते हैं। और इस निबंध के अंतर्गत उन्होंने निरंतर कार्य करते रहने की जो प्रेरणा है लोगों को दी है। यह प्रेम परख निबंध है और इस निबंध के अंतर्गत उन्होंने किसान और मजदूरों के प्रति अपने मन में या हृदय में जो प्रेम है वह व्यक्त किया है। तो इस निबंध में सर्वप्रथम लेखक ने हल चलाने वाले किसान का जो जीवन है वह चित्रित किया है। किसान का स्वभाव किस प्रकार का होता है,
जैसे कि किसान स्वभाव से साधु, त्यागी और तपस्वी होने की बात सरदार पूर्ण सिंह इस निबंध के अंतर्गत करते हैं। उनका जो खेत है, उनका खेत उनकी यज्ञशाला वो बताते हैं। और किसान अपने जीवन को तपाते हुए अपनी मेहनत के कणों को ही वह फसल के रूप में उगाता है। खेती ही उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र रहा है। तो इस प्रकार सारा जो जीवन है, किसान का सारा जीवन पत्तों में, फूलों और फलों के अंतर्गत बिखरा हुआ सरदार पूर्ण सिंह देखते हैं। खेती की जो हरियाली है वह किसानों की खुशहाली है। तो इस दूसरे शीर्षक के अंतर्गत लेखक ने गडरिये के पवित्र जीवन का स्वरूप स्पष्ट किया है। और ये जो गडरिये हैं वह अपने जीवन को किस प्रकार जीते हैं उसको व्यक्त करते हुए वो कहते हैं कि वह गडरिये किस तरह इस खुले आकाश में बैठते अपना जो ऊन काटते हैं और उनकी जो भेड़ें हैं वह चरती रहती है। उनकी आंखों में प्रेम की जो लाली है वह छाई हुई रहती है। प्रकृति का ये जो स्वच्छ वातावरण है, उस वातावरण में अपना जो जीवन है वह किस प्रकार व्यतीत करते हैं। और इस प्रकार के वातावरण में उनका जीवन व्यतीत होने से वह सदैव यानी कि हमेशा के लिए स्वस्थ रहते हैं। वो खुली प्रकृति में अपना जो जीवन है वह यापन करते रहते हैं। उनके जो बच्चे हैं वह भी अत्यंत शुद्ध हृदय वाले होते हैं। लेखक ने जो तीसरा जो शीर्षक है मजदूर और मजदूरी, उसका उल्लेख करते हुए ये बात यहाँ स्पष्ट करते हैं कि इस प्रकार के जो मजदूर हैं वह कठिन परिश्रम करते हैं और इस कठिन परिश्रम के बदले में अर्थात उनको जो मजदूरी दी जाती है वह बहुत कम होती है। तो इस प्रकार ये जो मजदूर हैं, मजदूर क्या करते हैं? कठिन परिश्रम करते हैं। अपना पूरा जो दिन है तो इस प्रकार के कठिन परिश्रम में व्यतीत करते हैं और हम लोग उनको परिश्रम का जो अनुकूल, परिश्रम के अनुकूल अर्थात मजदूरी नहीं देते हैं। ये प्रेम और मजदूरी के अंतर्गत उन्होंने एक अनाथ या विधवा स्त्री का उल्लेख करते हुए वो कहते हैं कि यदि कोई अनाथ एवं विधवा स्त्री सारी रात बैठकर किसी कमीज को सीती है और वह सीते सीते थक जाती है, किंतु उसे उस कमीज को सीते समय मतलब उसके पीछे उसका लोभ होता है और इस लोभ के कारण थकने के बाद भी वह नहीं सोती है। क्यों नहीं सोती है? तो उसे अर्थात वह सीकर ही वो चैन लेना चाहती है, क्योंकि उससे पैसे का लोभ है। तो इस प्रकार वह थक जाने के बावजूद भी जब तक वह काम पूरा नहीं होता है, वो कमीज सीने का काम नहीं होता है, तब तक वह चैन की सांस नहीं लेती है। तो उससे इस अटूट परिश्रम की जो मजदूरी है तो उस स्त्री को कौन देता है? इस प्रकार का प्रश्न उन्होंने उपस्थित किया है। इसी की रात भर बैठकर ये बेसहारा विधवा स्त्री अगर इस प्रकार का काम करती है तो उसका जो परिश्रम है, पारिश्रमिक जो मजदूरी है वह देता है क्या? तो इस प्रकार का प्रश्न उन्होंने किया है। वास्तव में ऐसा परिश्रम प्रार्थना, संध्या या नमाज से कम नहीं है। तो इस प्रकार का ये जो परिश्रम है एकाध प्रार्थना या संध्या का जो नमाज है उससे कम नहीं मानते हैं। मनुष्य के हाथ से बनी हुई जो वस्तुएं हैं उसको वे अधिक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। जैसे कि एक तरफ मशीनों द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं तो दूसरी तरफ हाथ से बनाई गई वस्तुएं हैं। तो सरदार पूर्ण सिंह को हाथ से बनी हुई जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के अंतर्गत एक प्रकार की प्रार्थना, संध्या का जो नमाज है वह उनको देखने को मिलता है। अर्थात उसमें एक प्रकार का प्रेम उनको दिखाई देता है। मनुष्य के हाथ से बनी हुई जो वस्तुएं हैं वह निश्चित ही उनके प्रेममय पवित्र आत्मा उसके अंतर्गत निवास करती है। सरदार पूर्ण सिंह को ऐसा लगता है कि इस प्रकार की जो वस्तुएं मजदूर अपने हाथों से बनाते हैं तो उनका प्रेम उस वस्तु के अंतर्गत उनको दिखाई देता है। हाथ से जो परिश्रम किया जाता है उससे एक अद्भुत
रस की अभिव्यक्ति होती है, एक रस उसके अंतर्गत भरा होता है। उसमें एक जीवन का जो रस है सरदार पूर्ण सिंह को दिखाई देता है। इतना ही नहीं तो उसके अंतर्गत उनका जो हृदय है या हृदय का जो प्रेम है वह देखने को मिलता है। मन की जो पवित्रता है, उनकी जो आभा है, उसकी जो कांति है वह उसके अंतर्गत देखने को मिलती है। उसके बाद और एक जो शीर्षक है मजदूरी और कला, उसको व्यक्त करते हुए लेखक ने मशीनों के प्रयोग की निंदा की है, भर्त्सना की है, और उसके स्थान पर उन्होंने मजदूरों के द्वारा जो मजदूरी है उसको उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। या मजदूरी और कला, इसके अंतर्गत वे मशीनों का जो प्रयोग है उसका विरोध करते हैं। मशीनों के प्रयोग के कारण मजदूरों को मिलने वाली जो मजूरी है उसको छीनने का काम हो रहा है। लेखक मशीनों के स्थान पर मजदूरों के हाथ से की जाने वाली जो वस्तुएं हैं उसको अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि मशीनें निकम्मा और अकर्मण्य बनाने का काम कर रही है। हाथ से काम करने से मनुष्य क्या करता है, सदैव परिश्रम करता है, वह सदैव परिश्रमी रहता है, उद्योग एवं पवित्र रहता है। तो इस प्रकार जैसे कि मनुष्यों को निकम्मा बनाने का काम ये मशीनें कर रही है, तो इसलिए सरदार पूर्ण सिंह को ऐसा लगता है कि मजदूरों को काम मिलना चाहिए और उसके काम को या श्रम करने पर उनको जो मजदूरी मिलती है वह योग्य मिलनी चाहिए। उसके साथ ही उन्होंने और एक शीर्षक मजदूरी और फकीरी के अंतर्गत भी उन्होंने मजदूरों का जो प्रेम है, मजदूरों के प्रति उनके मन में जो प्रेम है उसको व्यक्त करते हुए वह कहते हैं कि तो इसके अंतर्गत मजदूरी और फकीरी का वर्णन करते हुए लेखक ने उन्हें मानव के विकास के लिए परम आवश्यक माना है। तो इस प्रकार ये जो मजदूरी है और उसके साथ साथ फकीरी है, फकीरी यानी कि बेसहारा या निर्धनता, तो इस प्रकार का मनुष्य का जो रूप है उसकी सराहना उन्होंने की है। और मनुष्य के विकास में, मानव के विकास में मजदूरी और फकीरी का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान होने की बात उन्होंने कही है। बिना परिश्रम के फकीरी व्यर्थ है। अगर हम परिश्रम नहीं कर रहे हैं तो ये इस प्रकार की जो फकीरी है वह व्यर्थ है। अगर हम बिना परिश्रम के हम फकीरी को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो जिसके माध्यम से हमारी जो बुद्धि है वह शिथिल पड़ जाती है। अगर हम बैठकर मशीन के द्वारा अगर काम कर रहे हैं तो हमारी जो बुद्धि है वह शिथिल पड़ती है। इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। किसी को भी भीख मांगना उचित नहीं है, लेकिन भीख मांगने की जो बात है उसका उन्होंने विरोध किया है, परंतु परिश्रम करके खाने की बात उन्होंने कही है। बिना परिश्रम के भीख मांगने की जो बात है उसका वो खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। समाज का पालन करने वाली दूध की जो धारा है उसका वो वर्णन करते हैं। और लेखक ने परिश्रम एवं हाथ से काम करने की जो प्रवृत्ति है एक ऐसी पवित्र दूध की धारा बताई है जो मानव के हृदय को पवित्र बनाती है। और इस प्रकार मानव के हृदय से बनी हुई जो वस्तुएं हैं उसमें सच्चे ईश्वर का जो रूप है वह उसके अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके साथ साथ उन्होंने जो पाश्चात्य सभ्यता का एक नया जो आदर्श है उसको भी उन्होंने इसके अंतर्गत व्यक्त करते हुए या उसका वर्णन करते हुए लेखक के अनुसार पाश्चात्य देशों में जैसे कि एक नया जो मोड़ है वह आ चुका है, या पाश्चात्य देशों में उस नए मोड़ की ओर उन्होंने संकेत किया है, जिसके फलस्वरूप पश्चिम में अब लोग मशीन की अपेक्षा मजदूरों के द्वारा बनाई हुई जो वस्तुएं हैं उसको अधिक महत्व दे रहे हैं। यानी कि मशीनों का जो महत्व है वह कम हो रहा है, या मशीनों के द्वारा काम करने का जो प्रयास है वह कम हो रहा है। मजदूरों के हाथों के द्वारा अधिक मात्रा में काम करने को महत्व दिया जा रहा है। तो इस प्रकार पश्चिम में अब लोग मशीन की अपेक्षा मजदूरों को महत्व देने लगे हैं। मशीनों के कारण
अर्थात ये जो विकास होता है, मशीनों के कारण विकास तो होता है, लेकिन उसके कारण क्या होता है, मजदूर दरिद्र हो जाता है। तो इस कारण लेखक की यही सलाह है कि ये जो जड़ मशीनें हैं, जड़ यानी कि निर्जीव मशीनों को हम क्या कर रहे हैं, महत्व दे रहे हैं। तो इस प्रकार पाश्चात्य देशों में इस प्रकार की जो जड़ मशीन है उनकी कीमत कम हो रही है, उनको महत्व कम दिया जा रहा है, मजदूरों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। तो इस प्रकार का जो सलाह है सरदार पूर्ण सिंह ने इस निबंध के माध्यम से दिया है कि वे कहते हैं कि जड़ मशीनों की पूजा छोड़कर हमें जो सचेत या जीवित मनुष्य है या जीवित मजदूर है उनको गले लगाना चाहिए, उनको महत्व देना चाहिए। क्योंकि इसी के कारण अगर हम मजदूरों के हाथों को काम देते हैं, मजदूरों को हम गले लगाते हैं या मजदूरों को अगर हम महत्व देते हैं, निश्चित ही मानव का कल्याण होगा। तो इस प्रकार मानव कल्याण की बात करते हुए मजदूरों के हाथों को काम देने की बात कर रहे हैं और उनके श्रम को योग्य या ठीक प्रकार की जो मजदूरी है देने की बात वो कर रहे हैं। तो इस प्रकार मनुष्य अगर मजदूरों को महत्व देता गया तो निश्चित रूप से मानव का कल्याण होगा। इतना ही नहीं तो समाज में विकास होगा, समाज समृद्ध होगा। इतना ही नहीं तो समाज में एक प्रकार की जो खुशहाली है वह हमें देखने को मिलेगी। तो इस दृष्टि से इस निबंध के माध्यम से ये जो परिश्रम करने वाला जो वर्ग है, चाहे वो किसान हो, गडरिये हो या मजदूर हो, उनके श्रम को महत्व देना चाहिए और उनकी कला को महत्व देना चाहिए। उनके द्वारा बनाई गई जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के अंतर्गत एक प्रकार का प्रेम होता है, ईश्वर का वास होता है। जिस प्रकार इस सृष्टि का जो निर्माता है वह ईश्वर है, उसी प्रकार किसानों के अंतर्गत वह इस ईश्वर का रूप देखते हैं। मजदूरों के उन कलाकृति में, हाथों में, उनके श्रम में ईश्वर का रूप देखते हैं। परंतु हम लोग इन मजदूरों की जो मजदूरी है वह यथा योग्य नहीं दे रहे हैं। तो इस दृष्टि से इस देश को या समाज को, मानव कल्याण को अगर समृद्ध बनाना है, खुशहाल रखना है, तो इस प्रकार उन्होंने मजदूरों का जो महत्व है वह व्यक्त किया है, मजदूरों को महत्व देने की बात कही है। आज यही रुकते हैं। इसके बाद हम इस निबंध की सविस्तर जो चर्चा है अगले सत्र के अंतर्गत करते हैं, अगले ताशिका में करते हैं। धन्यवाद।